आपको तो पता ही है, किसी भी देश की बात करें या भारत देश की बात करें, हर देश को बनाता है उस देश के नागरिक, उस देश का सिटीजन। चाहे उनमें डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, टीचर्स हों, आईटी प्रोफेशनल्स हो, पॉलिटिशियन हो, लेकिन इन सब से अलग, इन सब से कई गुना अधिक दो ऐसे वर्ग हैं जिनका कंट्रीब्यूशन होता है इन रियल सेंस ग्राउंड लेवल पे। ये दो वर्ग जो देश को बनाते हैं, संभाल के रखते हैं। और आसान भाषा में मैं इन्हें बोलता हूँ 2M। पहला M है मिलिट्री, यानी कि फौज। देश का जो नक्शा अभी आप देख रहे हैं वो नक्शा उनकी वजह से है। अब देश के अंदर के नक्शे की बात करते हैं। ये जो रेलवे लाइन देख रहे हैं, पटरियां देख रहे हैं, एयरपोर्ट देख रहे हैं, बिल्डिंग देख रहे हैं, जैसा भी ये देश दिख रहा है। अब आते हैं दूसरे M पे। इसमें कंट्रीब्यूशन है मजदूर, यानी कि लेबर का। लेकिन इन दोनों M को संभालने के लिए एक तीसरे M की जरूरत है, जिसका नाम है मनी। बिना मनी के, बिना पैसे के क्या हाल हो सकता है। इनमें से एक M का आपने देखा, पिछले 2 महीनों में 13 करोड़ मजदूर परिवार सड़क पे आ गए, बेरोजगार हो गए, लाखों मारे गए, और अभी भी हाल बुरा है। अब हम बात करते हैं पहले M की, यानी कि मिलिट्री की। एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, देश का खर्चा मेडिकल से ज़्यादा, एजुकेशन से ज़्यादा, इंफ्रास्ट्रक्चर से ज़्यादा सिर्फ एक चीज़ में होता है किसी भी देश का खर्चा, खास तौर पे जब लड़ाई का मौसम हो, वो है सिक्योरिटी पे, वो है मिलिट्री पे। और अभी हालात ये हैं कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं, चाइना, जहाँ पे लॉकडाउन सिर्फ 1 हफ्ते का हुआ था, वो भी वुहान में हुआ था। और दूसरा पड़ोसी देश पाकिस्तान, जहाँ पे कोई लॉकडाउन नहीं है। तो इन दोनों देशों की इकोनॉमी पूरे स्पीड पे है, और दूसरी तरफ हमारी इकोनॉमी, हम लॉकडाउन 4 पे आ चुके हैं और हमारी इकोनॉमी थम सी गई है, थमी हुई है। ऐसे में कोई भी अगर इकोनॉमी को और गिराने की बात करता है, इकोनॉमी को क्रैश करने की बात करता है, तो एक तरह से वो देशद्रोह की बात करता है। सीधा इसका असर पड़ेगा मिलिट्री में। याद रखिए, हमारी जो आर्मी है, मिलिट्री है, वो हाथों से लड़ नहीं सकती, उनको औजार चाहिए, और ये सबसे महंगा होता है, सबसे महंगा। तो ऑलरेडी जो क्रैश्ड इकोनॉमी है, इसको और क्रैश करना हम अफोर्ड कर ही नहीं सकते। यहाँ पे मैं एक मुश्किल सवाल पूछना चाहता हूँ। आने वाले दिनों में अगर मैं आपसे पूछूं, आप कैसा देखना चाहते हैं अपने आप को? कोरोना वायरस से मरना चाहेंगे ए, या फिर किसी और मुल्क के गुलाम बन के जीना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि हम में से 140 करोड़ भारतीय सबके सब पहली वाले ऑप्शन को ही चाहेंगे, कोरोना वायरस से मरना ज़्यादा पसंद करेंगे। अब कोरोना वायरस की बात करते हैं। ये लॉकडाउन 4 क्यों, 3 क्यों था, 2 क्यों था, 1 क्यों था? इन सब का अगर निचोड़ करें तो निचोड़ है सिर्फ 2 ही बातें, 2 ही आंकड़े, एक तो डेथ और एक है केसेस। पहले डेथ की बात करते हैं। वो डेथ कितना है अब मैंने देखना छोड़ दिया, वो 4000 है या 5000 है या 6000 है। वो इसलिए क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री का एक पार्ट है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। उसने एक नया गाइडलाइन निकाला, जो डिस्क्रिप्शन में जाके, लिंक में जाके हेल्थ मिनिस्ट्री के आप देख सकते हैं। और उस गाइडलाइन के अनुसार भारत की धरती में अभी अगर कोई मरता है, किसी की डेथ होती है, तो चाहे वो कोरोना पॉजिटिव आए, नेगेटिव आए, ना आए, वो कोरोना डेथ ही माना जाएगा, अगर उसमें निमोनिया के सिम्टम हो। याद रखिए, निमोनिया से हर साल लगभग 1.5 लाख लोग मरते हैं भारत में, यानी कि इस साल जब वो 1.5 लाख लोग मरेंगे तो वो कोरोना के खाते में आ जाएंगे। या फिर अगर कोई ARDS से मरता है, यानी कि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, आसान शब्दों में ब्रीदिंग प्रॉब्लम से कोई मरता है, तो भी वो कोरोना डेथ माना जाएगा। ट्यूबरक्लोसिस में हर साल करीब 5 लाख लोग मरते हैं, कभी 4 लाख लोग मरते हैं, लेकिन इस साल जब ट्यूबरक्लोसिस से किसी की डेथ होती है तो वो कोरोना के खाते में आ जाता है या आ जाने लगा है। तीसरी बात, कोई कार्डिक इंजरी से अगर डेथ होती है, ऐसा लगता है, तो भी वो कोरोना के खाते में जाएगा, चाहे वो कोरोना नेगेटिव ही क्यों ना हो। याद रखिए, जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, जो हार्ट के पेशेंट हैं, उनके डेथ का अक्सर कारण होता है कार्डिक इंजरी। लेकिन इस साल जब वो हार्ट के पेशेंट मारे जाएंगे, चाहे वो कोरोना नेगेटिव ही क्यों ना आए, तब भी वो कोरोना डेथ ही माना जाएगा। बॉडी में अगर क्लॉटिंग पाई गई तो भी वो कोरोना डेथ माना जाएगा, चाहे वो कोरोना पॉजिटिव आए, नेगेटिव आए, ना आए। याद रखिए, कैंसर के पेशेंट खास तौर पे जब वो कीमोथेरेपी कराने के बाद किसी कारणवश अगर डेथ होती है, तो उनके बॉडी में ब्लड क्लॉट्स पाए जाते हैं।
तो ये जो सारे डेथ है जो अदरवाइज कैंसर के डेथ माने जाते थे, डायबिटीज़ के डेथ माने जाते थे, हार्ट के डेथ माने जाते थे, ट्यूबरक्लोसिस के डेथ माने जाते थे, न्यूमोनिया के डेथ माने जाते थे, चाहे वो कोरोना पॉजिटिव आए, नेगेटिव आए, ना आए, ये सारे के सारे डेथ अब से कोरोना वायरस की डेथ माने जाएंगे या माना जाना शुरू हो चुका है। तो जो आंकड़े आप देखते हैं कि आज 500 नए डेथ आ गए, वो एक्चुअली कोरोना वायरस की डेथ नहीं है, उनमें ये वाले डेथ भी पूरी तरह से शामिल है। तो ये तो रही डेथ की बात। दूसरा बात करते हैं केसेस बढ़ गए, आज 5000 और केसेस बढ़ गए। देखिए यहाँ पे आपको समझना ये बहुत ज़रूरी है, तो अगले 2 मिनट के लिए प्लीज़ आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए मैं जो बताने जा रहा हूँ। कोरोना वायरस भारत के लिए नया नहीं है, ना ही आपकी बॉडी के लिए नया है। आज से पहले 2005 में कोरोना वायरस आया था, वो था हांगकांग कोरोना वायरस, जिसका नाम दिया गया HKU1 कोरोना वायरस। उससे पहले 2004 में आया था नीदरलैंड का कोरोना वायरस, उसका नाम दिया गया NL63 कोरोना वायरस। उससे पहले 1965 में कोरोना वायरस आता है US से, जिसका नाम दिया गया 229E कोरोना वायरस। ये जो सारे 3 भाई हैं कोरोना वायरस के, जिसका चौथा भाई अभी आया है, जिसे कहते हैं नोवल कोरोना वायरस, जिसकी वजह से ये लॉकडाउन ये सारा कुछ है। ये चौथा भाई और बाकी 3 भाई, इन सबका हाव भाव बिहेवियर बिल्कुल सेम है। कोई भी जो कोरोना वायरस है वो एक्चुअली RNA स्ट्रैंड इन्फ्लुएंजा वायरस है, और ये वायरस की प्रवृत्ति ये है कि आएगा तो फैलेगा और लोगों के बॉडी में जाएगा, और कुछ सालों में पूरे दुनिया के करीब 70% लोगों तक पहुंचेगा, यही इसका टारगेट होता है। और अभी तक का आंकड़ा जो ये कहता है, जर्मनी की एंटीबॉडी सैंपलिंग की बात करें, आइसलैंड की एंटीबॉडी की सैंपलिंग की बात करें, या न्यूयॉर्क हॉस्पिटल के एंटीबॉडी टेस्ट की बात करें, तो करीब 10% से 14% लोगों में कोरोना वायरस आगे जा चुका है। अगर इसी चीज़ को हम इंडिया के में अगर एक्सट्रापोलेट करें तो बनता है करीब 14 करोड़ लोग, यानी कि 14 करोड़ भारतीयों की बॉडी में कोरोना वायरस आगे जा चुका है, और आने वाले कुछ सालों में वो 14 करोड़ 100 करोड़ में बदल जाएंगे। तो ये है केसेस। तो केसेस का मतलब ये नहीं कि कितने लोग कोरोना से बीमार पड़े, ऐसा नहीं। केसेस का मतलब कितने लोगों के बॉडी में कोरोना वायरस आया है, राइट। सो कितने लोगों के बॉडी में आया है, तो उसका रफ एस्टिमेशन तो करीब 14 करोड़ है। लेकिन अब भारत में क्या है कि हर दिन 1 लाख नए कोरोना टेस्ट होते हैं। तो यूँ मानिए कि जब नए कोरोना टेस्ट होंगे तो करीब 5% to 10% पॉजिटिव निकलेंगे ही निकलेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि कभी हर दिन 5000 नए लोग बीमार पड़ रहे, नो। इसका मतलब ये कि उनके बॉडी में कोरोना वायरस पाया गया। एक इंपॉर्टेंट बात समझिए कि ये जो रेस्पिरेटरी वायरस है वो कहीं यहाँ पाए जाते हैं, और यहाँ पे करीब 50,000 तरह के वायरस होते हैं, लेकिन वो हमारे साथ ही रहते हैं। बल्कि मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे बॉडी में मिलियंस ऑफ वायरस हैं जो हमारे साथ रहते हैं, शांतिपूर्वक रहते हैं। एक्चुअली हम वायरस के ही बने हैं और वायरस से ही घिरे हैं, इससे अलग नहीं है हम, ना ही हम अपने आप को इससे अलग कर सकते हैं। ये जो कोरोना वायरस है, फॉर दैट मैटर जितने भी इन्फ्लुएंजा वायरसेस हैं, वो आए तो हैं, जाने के लिए नहीं आए। हम आए हैं, हम कभी ना कभी चले जाएंगे भगवान के पास, लेकिन वो यहीं रहने वाले हैं। तो अगर आप में से कोई इंतज़ार कर रहा है घर में बैठ के कि जब ये चला जाएगा यहाँ से तभी हम घर से बाहर निकलेंगे, तो याद रखिए, तैयार हो जाइए ज़िंदगी भर घर में बैठने के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, उसके बावजूद भी आप कोरोना वायरस को रोक नहीं सकते। जिस तरह से अभी लॉकडाउन के बावजूद भी एस्टिमेटेडली करीब 10% लोगों की बॉडी में आ गया, और ये कोई बुरी बात नहीं है, ऑलरेडी हज़ारों वायरस हैं, उनमें से एक और आ गया। खुशी की बात तो ये है कि देखिए बीमार कितने लोग पड़े हैं इन रियलिटी। मैंने आपको बता दिया जितने लोग मरे हैं वो कोरोना वायरस से नहीं मरे, वो बहुत सारे और कॉजेज से मरे हैं। और मैं आपको इनकरेज कर रहा हूँ कि आप हेल्थ मिनिस्ट्री के दिए हुए लिंक में जाइए, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो अगर डेथ रेट बताएं तो जिस तरह के आंकड़े अभी दिखाए जा रहे हैं ये बढ़ने ही वाले हैं। आफ्टर ऑल ये डेथ कोरोना वायरस की नहीं, निमोनिया के भी हैं, ट्यूबरक्लोसिस की भी हैं, कैंसर के भी हैं, हार्ट की भी हैं। तो ये तो बढ़ते ही रहेंगे, जाहिर है, क्योंकि ये तभी घट सकते हैं, रुक सकते हैं जब भारत में एक भी इंसान किसी भी कारण से ना मरे, जो कि इम्प्रैक्टिकल बात है। और नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो मैंने आपको बता दिया कि रेस्पिरेटरी वायरस की ये प्रवृत्ति है कि अल्टीमेटली कुछ सालों में वो 70% लोगों की बॉडी में चला जाएगा, और बाकी जो 30% लोग हैं वो इसलिए बच जाएंगे, जिसे हम बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। तो वो तो होने ही वाला है। अब एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, तो जब 2005 में हांगकांग वाला कोरोना वायरस आया था, या 2004 में नीदरलैंड वाला कोरोना वायरस आया था, तब आप सब जिंदा थे, आज भी जिंदा है, और हम में से करीब 70% लोगों की बॉडी में आके जा भी चुका है। उस वक्त कोई लॉकडाउन नहीं हुआ, कोई क्वारंटाइन नहीं हुआ, फेस मास्क नहीं हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हुआ। आज क्यों हो रहा है? आज वाला जो कोरोना वायरस है उन सबसे अलग नहीं है, बल्कि उनसे थोड़ा कमज़ोर है। इसकी जो मोर्टलिटी रेट है दैट इज़ 0.1 to 0.2,
ये लेटेस्ट पाया गया है, जो कि इक्वल टू दोज कोरोना वायरस। इसके जो फैलने की शक्ति है वो है 2.2 के आसपास, बाकियों से कमज़ोर। ना तो ये बाकी भाइयों से ज़्यादा तेज़ी से फैल सकता है, ना ही बाकी भाइयों से ज़्यादा तेज़ी से लोगों को मार सकता है। तो जैसे बाकी भाई आए, वैसे और इसके भाई भी आने वाले दिनों में आ सकते हैं, आने वाले सालों में आएंगे। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम घर में बंद हो जाएं और इंतज़ार करें कब ये जाएगा। तो इसका जवाब हमारी सरकार अक्सर देते आई है। आप याद कीजिए, जब भी हमारे प्रधानमंत्री आते हैं तो वो बोलते हैं कि हम वैक्सीन का इंतज़ार कर रहे हैं। और यही नहीं, वो वैक्सीन के लिए कुछ दिनों पहले बिल गेट से बात की। बिल गेट वही इंसान है जिसने 2009 में भारत के 30,000 बच्चियों को धोखा दिया, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, उन्हें गिनी पिग बनाया सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन लगा के। और बाद में जब कुछ बच्चियां बीमार पड़ गई, कुछ बच्चियों की डेथ होने लगी, तब ये मामला सामने आया और तब कुछ लोकल एनजीओ ने आवाज़ उठाई और तब देखा गया कि वो जो कंसेंट पेपर था उसमें उन बच्चियों का अंगूठा लगा हुआ था। मतलब ये कि उनको अपने भाषा में लिखना तक नहीं आता। तो वो सारे आदिवासी बच्चियां थी जिन पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया और तब जाके ये गिनी पिग बनना, ये एक्सपेरिमेंट रुका। तो ऐसा इंसान जिन्होंने ऐसा धोखा दिया भारतीय बच्चियों के साथ, वो भी अनपढ़ लोगों के साथ, आदिवासी बच्चों के साथ, उनसे हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि वो वैक्सीन कब लाओगे और हमारे देश को कब बचाओगे। देखिए, मैं अगर आप पूछना चाहते हैं ये वैक्सीन कब आएगा, तो मैं बता दूं, ये कोरोना वायरस का वैक्सीन कभी नहीं आ सकता, क्योंकि कोरोना वायरस जो है वो आरएनए स्ट्रैंड इन्फ्लुएंजा वायरस है। और इसकी खासियत यह है कि ऐसे वायरस बहुत जल्दी म्यूटेट करते हैं। अभी तक 13-14 बार तो म्यूटेट ऑलरेडी कर चुके हैं आज की डेट तक। 13-14 बार म्यूटेट क्या होता है? म्यूटेट मतलब अपना भेष, रंग और भेष बदलना। मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ इसका क्या इम्प्लीकेशन है। इमेजिन कीजिए, सामने से एक जंगली सुअर आ रहा है जो आपका दुश्मन आपको खा जाएगा। आप उस सुअर से बचने के लिए एम करते, इशारा करते हैं बंदूक की गोली से, आप उसको मार डालेंगे। लेकिन जब तक मारने के लिए इशारा करते हैं तब वो सुअर म्यूटेट हो जाता है, मच्छर में कन्वर्ट हो जाता है। अब जिस बंदूक से आप सुअर को मारना चाहते हैं उसी बंदूक से मच्छर नहीं मर सकता। मच्छर मारने के लिए तो एक इलेक्ट्रिक रैकेट का इंतजाम करेंगे। आप सोचेंगे इस मच्छर को एम करके मैं मार ही डालूंगा। लेकिन जब तक आप ये सोचते हैं तब तक वो मच्छर म्यूटेट हो जाता है, यानी कि अपना भेष बदल देता है, वो हाथी बन जाता है। तो जिस औजार से आप मच्छर को मारने वाले थे वही औजार हाथी को मारने के काम नहीं आ सकता। इसे बोलते हैं म्यूटेट होना। और आप समझ सकते हैं कि कोरोना वायरस अब तक कम से कम 13-14 बार ऑलरेडी म्यूटेट हो चुका है। तो जब तक वो वैक्सीन आएगी तब तक हज़ारों बार म्यूटेट हो जाएगा। तो यानी कि वो वैक्सीन आएगी तो भी वो वर्थलेस ही होगा। लेकिन खेल शुरू हो जाएगा, वैक्सीन के नाम पे धंधा, एक बिजनेस शुरू हो जाएगा। इमेजिन कीजिए 140 करोड़ भारतीय के लिए वैक्सीन, और वो भी इन्फ्लुएंजा वायरस का वैक्सीन का ट्रेंड ये है कि साल में एक बार लगाना पड़ता है। यानी सालों साल ये कितना बड़ा बिजनेस है आप इमेजिन नहीं कर सकते। जबकि आरएनए वायरस के वैक्सीन बनते नहीं है, बन नहीं सकते। इसका मैं एक उदाहरण दूंगा। याद कीजिए 1984 में पहली बार एचआईवी वायरस की बात हुई। एचआईवी वायरस, अभी 36 ईयर हो गए, एचआईवी वायरस का कोई वैक्सीन क्यों नहीं आया? सिंपल सा कारण है, एचआईवी भी एक आरएनए वायरस है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आरएनए वायरस, खासतौर पे इन्फ्लुएंजा वाले आरएनए वायरस के वैक्सीन नहीं बन सकते, कारण आपके सामने है। तो इसका मतलब ये है कि जब तक वैक्सीन नहीं आएगा तब तक हम इंतजार करें कि कोरोना वायरस कब चला जाएगा। मैंने आपको बता दिया ये कभी नहीं जाएगा, ये यहीं पे रहेगा। यानी कि आप हमेशा घर में दुबक के बंद होके बैठे रहिए। अब जो डर है कि इससे हम मर सकते हैं, देखिए इससे हम मर नहीं सकते हैं। मैंने आपको 26 तारीख में एक वीडियो में बताया था कोविड-19 क्योर फाउंड। उसमें मैंने 2 विदेशी लोगों के, 2 कतार के एग्जाम्पल दिए कि 2 पेशेंट जिनको मैंने इलाज किया और 3 स्टेप डाइट किया, उसके बाद वो कोविड-19 नेगेटिव आ गए। और उसके बाद मैंने 28 तारीख को, आज से 2 दिन पहले भी इंदौर का उदाहरण देके आपको बताया कि एक पेशेंट कोरोना पॉजिटिव से कोरोना नेगेटिव 5 दिन के अंदर आ गया बाई यूजिंग द 3 स्टेप डाइट। तो वो जो 3 स्टेप डाइट है, आज की तारीख में देश विदेश में हज़ारों की तादाद में लोग जब भी फ्लू होता है, चाहे वो इन्फ्लुएंजा हो, H1N1 हो या कोरोना वायरस हो, तब एकदम से वो 3 स्टेप डाइट पे जाते हैं। और वो सारी रिपोर्ट्स मैं इकट्ठा करता जा रहा हूँ। वो सारी रिपोर्ट्स बार बार यही बताती हैं कि नॉर्मली 3 से 5 दिन लगता है और सारे सिम्टम चले जाते हैं, और फिर जब टेस्ट करते हैं तो वो पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाता है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कि क्वारंटाइन के 14 दिन की, 17 दिन की, 21 दिन की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत ज़्यादा हो तो आइसोलेशन की ज़रूरत
ज़रूरत है तो वो भी 3-4 दिन की या 5 दिन की। तो ऐसे में प्रॉब्लम कहाँ पे है और डर कहाँ पे है और डर किस चीज़ का है? तो ये जो अगर डर है तो वो डर ये है कि आपको एक रॉन्ग मैसेज दिया जा रहा है। जितनी बार आप किसी को फ़ोन करना चाहते हैं तो पहले आपके कान में गूंजता है, कोरोना के बारे में गूंजता है कि आपको एहतियात बरतना है, आप मरने वाले हैं, वॉर लाइक सिचुएशन है। और वो बार बार जो चीज़ दिमाग में जाती है उससे इंसान, हमारे दिमाग बना ही ऐसा है कि चाहे वो सत्य हो या झूठ हो, उससे अक्सर हम डर ही जाते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना है? ऐसे में हमें वही करना है जिसका समय आ गया है, दैट इज़ कॉल्ड लॉकडाउन 5। ये लॉकडाउन 5 कैसा होगा? मेरी समझ से सिर्फ भारत देश के पास एक ही रास्ता है और वो है लॉकडाउन 5 का। लॉकडाउन 5 मतलब आपको सिर्फ एक ताला खरीदना है, एक लॉक खरीदना है और एक ट्रंक खरीदना है, एक बक्सा खरीदना है। उस बक्से के अंदर डब्ल्यूएचओ के सारे प्रोटोकॉल्स और जब डब्ल्यूएचओ के सारे गाइडेंस उठा के उसको ताले में डालिए और उस बक्से को उठा के समुद्र में फेंकिए, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड लॉकडाउन 5। इसके अलावा भारत के पास कोई चारा नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो हम करने वाले हैं, अगर ये करते हैं तो ये कोई नई बात नहीं है। एक देश ने ये मिसाल ऑलरेडी कायम किया है और आपको अब तक अंदाज़ा लग गया होगा, उस देश का नाम है तंजानिया। और तंजानिया ने जो किया, ये मेन स्ट्रीम मीडिया आपसे छुपाने की पूरी कोशिश कर रही है। आज मैं आपको बताता हूँ तंजानिया ने क्या किया। जब डब्ल्यूएचओ बाकी देशों तक पहुंच रही थी तब तंजानिया के पास पहुंची। तंजानिया को बताया कि एक राक्षस आने वाला है, कोरोना वायरस आने वाला है, सब लोग मारे जाएंगे। आप ऐसा करो, ये पीसीआर टेस्ट रखो, सबको घर में बंद कर दो, सारा देश को लॉक कर दो। लेकिन तंजानिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो कोई आम प्रेसिडेंट नहीं है, जॉन मैगुफुली। वो पीएचडी हैं केमिस्ट्री में। डब्ल्यूएचओ की बातें सुन के उनको शक हुआ कि ये तो दाल में कुछ काला है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने चुपचाप कुछ सैंपल भेजे कि लैब में ये पीसीआर टेस्ट कराओ, ये तो कुछ लोगों के सैंपल हैं। उनका नाम रख दिया, किसी का नाम एलिजाबेथ रख दिया, किसी का नाम जॉन रख दिया, अलग अलग नाम रख दिया, ह्यूमन नेम रख दिए, अलग अलग उम्र रख दिया, कोई फीमेल कोई मेल। दरअसल वो जो सैंपल थे वो ह्यूमन सैंपल ना होके वो पपीते का सैंपल था, वो बकरी का सैंपल था, वो भेड़ का सैंपल था। और बाद में आया कि पपीता भी कोरोना पॉजिटिव, बकरी भी कोरोना पॉजिटिव, भेड़ भी कोरोना पॉजिटिव। तो उनका कहना था इसका मतलब पपीते को आइसोलेशन में रखना पड़ेगा, भेड़ को क्वारंटाइन में रखना पड़ेगा। तो उन्होंने ये जो चोरी है डब्ल्यूएचओ की एक बार में पकड़ लिया और उन्होंने वर्चुअली यही किया कि डब्ल्यूएचओ के बताए हुए सारे प्रोटोकॉल को उठा के बाहर देश से फेंका। और आज की तारीख में तंजानिया के सारे एयरपोर्ट खुले हैं, डोमेस्टिक भी खुला है, इंटरनेशनल भी खुला है, पहली बात। दूसरी बात, आज की तारीख में आज अगर आप चाहें तो इस वक्त आप उड़ के अगर तंजानिया पहुंचेंगे तो वहाँ कोई क्वारंटाइन नहीं होगा, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगा, आप चौंक जाएंगे। यहाँ तक कि मास्क लगाने पे भी प्रेसिडेंट ने बैन लगा दिया है। आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं आएगा और मीडिया में ये न्यूज़ मिलेगा नहीं। इसीलिए मैंने संपर्क साधा सीधे तंजानिया में और वहाँ के रेजिडेंट, वहाँ के सिटीजन इमैनुअल से मैंने बात की। इमैनुअल से सारी बात पूछी, इमैनुअल के माध्यम से मैंने वो शहर देखा। आप देखिए, आंखों देखी, अपने आंखों से, खुली आंखों से देखिए कि वहाँ पे तंजानिया में एक गरीब देश इस वक्त किस तरह से वो कोरोना से बाहर, कोरोना के एक्चुअली भय से बाहर आ गए। वहाँ पे ना तो सोशल डिस्टेंसिंग है, ना मास्किंग है, ना क्वारंटाइन है, ना आरटीपीसीआर टेस्ट है। वहाँ सब कुछ वैसे ही है जैसे 2019 में पूरे दुनिया में बिना कोरोना वायरस के जैसे दुनिया थी वैसे ही। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं कि वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, क्वारंटाइन नहीं है, वहाँ पे कोई टेस्टिंग नहीं हो रही है, तो इसका मतलब वहाँ तो हज़ारों लोग कोरोना से मर रहे होंगे। मरने के आंकड़ा कितने हैं? तो वहाँ पे 6 करोड़ की पॉपुलेशन में जो टोटल कोरोना डेथ है वो है 21। मतलब हर 1 करोड़ में करीब 3 या 4 डेथ। तो यही सच्चाई है कोरोना की सच्चाई, जैसे कि कोरोना की बाकी भयों की सच्चाई है। तो अब मैं चाहूँगा कि आप अपनी आंखों से देखें तंजानिया इस वक्त कैसा है, और मुझे लगता है कि इंस्पिरेशन मिलेगी आप सबको, हम सबको। और हम चाहते हैं कि हमारा भारत का लॉकडाउन 5 भी तंजानिया से इंस्पायर्ड हो, तंजानिया मॉडल से इंस्पायर्ड हो। In Tanzania, we don't have that thing called lockdown. In Tanzania, we haven't experienced that. Since the outbreak of this pandemic, we haven't been under any kind of lockdown. Our daily routines continue as usual. There is no anything concerning lockdown. Though we have been hearing from other neighboring countries like Kenya, Rwanda,
Uganda, and other African countries. But in Tanzania, we haven't been under any kind of what is called under lockdown. Okay, so now the international flight has started. Yeah, sure. We have already started. We opened up our international airport, and we are waiting for the tourist arrival in Tanzania. Actually, I think on the coming months. The ministry concerning with tourism in Tanzania has announced that there is tourists who are coming from Turkey, I think, if I'm not mistaken. So they will be visiting Tanzania. So in Tanzania, everything is okay. The flights are now entering in your country as used to. Okay, so now if I want to come to Tanzania, will I be allowed to enter Tanzania? Yes, you'll be allowed to enter in Tanzania, and there is no anything concerning quarantine. You won't be in any kind of you won't be in any kind of those things concerning regarding quarantine. There is no quarantine in Tanzania. Once you come to Tanzania, we'll just be given, we'll take the normal precautions, and we keep on doing what we have come up with, So you are most welcome to Tanzania. There is no anything concerning lockdown, and there is no quarantine. So once you come to Tanzania, you proceed with your normal things that brought you here. Oh, so you are saying that once I land in Tanzania, straight away from the airport, I can enter the city and I need not to stay in isolation, that is quarantine for few days. I can mix with the Tanzanian citizen and the situation is absolutely normal as it was few months back. That's what you are. Definitely, yeah, absolutely, yes. So this means you are also saying that right now the situation in the city is same as it was few months back. Am I right? Yes, very true. And people are still working as they used to. Nothing has changed so far. So we are still doing our normal things as we used to do before the pandemic. So everything is under control. The government has done lots of things to make sure that those people who are owning the small companies, these entrepreneurs, are keeping doing it as long as they're feeding up their families. Great. So, Emmanuel, can you help me to see your city a little bit? Come out of the car and show the situation outside. Yeah, sure. Because I'm in my place, I'll just take you around my street and see what's. Yeah. Great. Hello. You see? Yeah. These are kids have come to buy some things in the shop. Right. Say hello. Say hello. Yeah. Some people are taking some beers. In Tanzania, we're enjoying. There is no any kind of thing called lockdown. So that one is one of my friends. I used to come here for buying some foods. I want to know one more thing. I have read in Tanzania Perspective newspaper. How is this? Yes. Is it a good newspaper in Tanzania? It is well circulated. Yes, sure. It is it's actually a very nice newspaper. Most of people are up on it on every day that is released. So yeah, it's one of the best newspaper here in Tanzania. So in that newspaper on 14th of May, I read one news on the front page and it says WHO tried to bribe the Madagascar president so that their organic COVID organic the herbal medicine which they have brought, they can just not release it, not make it public. So are you aware of this news? Yes, I'm aware of that. I read that news too. Was that news only on this Tanzania Perspective, or this news was in other newspaper also? With all other newspapers, Swahili newspapers and English newspapers. Okay, you are saying that it was everywhere. Yes. Okay. Tomorrow I'm a business person. I'm also working on the information technology field. So yeah, I'm having my own company called Sokobit Technology Company. We are also coming up with a very user-friendly application called Webo. Webo actually is a first of its own kind. That application I developed to help small entrepreneurs in feeding their data, having the list of their clients and all that. So I've also been part of President Magufuli's industrialization. So I'm also working so hardly in
helping these small entrepreneurs by developing easy to use applications and softwares to enable them to prosper in terms of economy, in the economy and feeding up their families and all that. धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।